So, hello friends and welcome back to my channel Only History supported by official OHAC Kerala number Helping Hand। तो आज हम बात करेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं बीए फर्स्ट ईयर का मैं यहाँ पे जो जो है सिलेबस हिस्ट्री का यहाँ पे मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो बीए फर्स्ट ईयर का मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ मेनली फॉर सीसीएस यूनिवर्सिटी यानी कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे हमने जो कम कर चुके थे वो हम कर चुके थे हिस्ट्री का बेसिक, यानी कि कुछ चीजें जानने से पहले आपको मतलब हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजें जान लेनी चाहिए जिससे कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उनमें से ही एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि आपने सुना होगा ईसवी और ईसा पूर्व। ठीक है ना, ईसवी और ईसा पूर्व। कल ज्यादा छोटा छोटा लिख रहा था, आज मैं थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ईसवी और ईसा पूर्व यानी कि बीसी और एडी। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब होता है एना डोमिनी। लेकिन अभी जो है कुछ साल पहले विद्वानों में मतभेद हुआ कि भाई हम जो है इसी चीज को क्यों माने बीसी और एडी को। यानी कि उनका कहना था कि हम ईसा मसीह को हम क्रिश्चियन कैलेंडर को ही मान के क्यों चले, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद इसका मीनिंग था। तो फिर मतभेद के बाद इसका क्या हुआ कि अब जो बुक आने लगी है, जो अपर लेवल बुक है यानी कि जो ऑथेंटिक्स बुक है, उनमें किसी किसी में आपको मिलेगा लिखा हुआ बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा, और एडी को बोला जाता है कॉमन एरा। ठीक है ना। चलिए, तो आज हम जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैं आपको कल कुछ चीजें बता चुका था। यानी कि जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को तीन नाम से बोला जाता है। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। सेकंड इज इंडस वैली सिविलाइजेशन इन इंग्लिश। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, या फिर हड़प्पा सभ्यता। तो इसी से रिलेटेड क्या है कि जो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये आती है आपकी प्रोटो हिस्टोरिकल एज में, यानी कि आज ऐतिहासिक काल में। आज ऐतिहासिक काल में हमने इसे क्यों रखा, क्योंकि कहा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या था। प्रागैतिहासिक काल में जितने भी एविडेंस मिलते हैं, जितने भी साक्ष्य मिलते हैं, वो सब आर्कोलॉजिकल मिलते हैं, यानी कि पुरातात्विक मिलते हैं। ठीक है ना, यानी कि उसमें कोई भी बुक वगैरह शामिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आर्कोलॉजिकल यानी बिल्डिंग्स वगैरह या मूर्ति वगैरह से हमने पता लगाया। प्रोटो हिस्ट्रिकल एज में क्या होता है, आज ऐतिहासिक काल में क्या होता है कि यहाँ पे हमें एविडेंस बुक के भी मिले हैं, यानी कि लिपि भी मिली है, और आर्कोलॉजिकल एविडेंस यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो यहाँ की जो लिपि मिली है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, यानी कि ऐसा हो जहाँ पे लिखित और आर्कोलॉजिकल आपको दोनों ही साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन जो लिखित साक्ष्य है उसे हम पढ़ने में असक्षम है। फिर इसके बाद आता है हिस्टोरिकल एज, जो आपका वैदिक काल और उससे आगे के लिए। ठीक है ना, तो ऐसी लिपि जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, मतलब कि लिखावट भी मिली है और आर्कोलॉजिकल भी मिले हैं हिस्टोरिकल एज में, ऐसी लिपि जिसे हम पढ़ चुके हैं। आज ऐतिहासिक काल में कैसी लिपि आएगी जो हम पढ़ नहीं पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सिंधु वैली सिविलाइजेशन को ही ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, यानी कांस्य युगीन बोला जाता है। कांस्य की बात करें अगर, कांसा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज आपका। तो ये दो जो है, दो दो जो मेटल है उनसे मिलके बनता है, यानी कि एक तो हो गया आपका टीन और एक हो गया आपका तांबा, यानी कि टीन प्लस कॉपर। टीन प्लस कॉपर इज इक्वल टू ब्रॉन्ज। ठीक है, देन अब हम जो बात करेंगे वो हम इसके मैंने आपको बताया था 1921 में इसकी जो 1921 में इसकी खोज करी गई थी, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। किसके अंडर, जॉन मार्शल के अंडर। ठीक है, इससे रिलेटेड एक कहानी है, इससे रिलेटेड एक कहानी ये है कि इससे रिलेटेड पहले कहानी ये थी कि जब आपकी लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछा दी जा रही थी, तो उस समय इसका पहले सबसे पहला एविडेंस मिला। तो जो रेलवे लाइन जो बिछा रहे थे वो कुछ ब्रदर्स के दो भाई थे। ठीक है ना, ब्रदर्स, उनका सरनेम कुछ था, मैं नाम भूल गया उनका। ठीक है ना, तो उन्हें सबसे पहले इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। उन्होंने बहुत सी ईंटें निकाल के आपकी रेलवे ट्रैक में लगा दी, रेलवे ट्रैक में लगा दी। रेलवे ट्रैक में लगाने के बाद जब उन्हें बहुत ज्यादा एविडेंस मिले और जब उन्होंने देखा कि भाई टीले का टीला निकल रहा है, तो उन्होंने उसकी जानकारी कहाँ भेजी, आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट को भेजी, यानी कि आपके पुरातात्विक विभाग को भेजी। लेकिन उस समय पुरातात्विक विभाग को
इंडिया का दर्जा नहीं मिला था, यानी कि उस समय जो था, अब जैसे लगाया जाता है ASI यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय पुरातात्विक विभाग, लेकिन उस समय क्या बोला जाता था, पुरातात्विक विभाग यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ओनली, ठीक है ना। तो इंडिया का वो उसे नहीं मिला। जब बाद में जब इंडियन का यानी कि जब हम मतलब कि जब उसे इंडिया का ही शामिल कर दिया गया कि भाई अब ये इंडिया का, अब ये नेशनल हो गया, तो नेशनलाइज हो गया, तो उसके बाद उसका क्या कराया गया, उसके बाद ये खोज 1921 वाली स्टार्ट हुई। 1921 में हड़प्पा क्यों बोला जाता है, हड़प्पा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहला शहर था जो प्राप्त हुआ था, सबसे पहला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता इसको क्यों बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो सिंधु जो नदी थी, माना जाता है कि ये यहाँ की सबसे ज्यादा पवित्र नदी थी, ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो जो खोजा गया था वो खोजा गया था राखलदास बैनर्जी के द्वारा, राखलदास बैनर्जी के द्वारा। ये दो नाम थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। क्या, एक तो आपका दयाराम साहनी, जयराम साहनी और राखलदास बैनर्जी। राखलदास बैनर्जी, दयाराम सैनी किसके अंदर काम कर रहे थे, जॉन मार्शल के अंडर ये काम कर रहे थे, ठीक है ना। कब दयाराम सैनी ने क्या क्या खोजा था, दयाराम सैनी ने आपकी खोजी थी हड़प्पा सिविलाइजेशन इन 1921, इन 1921। राखलदास बैनर्जी ने क्या खोजा था, मोहनजोदड़ो इन 1922, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जो है इसके कुछ जो मेन जगह है उनकी बात कर लेते हैं। कुछ मेन की करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे, जिससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके उस प्लेस की बात करते हैं, कुछ प्लेसेस की बात करते हैं, और आज यहीं पे रोक देंगे। फिर कल मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका काल निर्धारण है, यानी कि जो इसका टाइम पीरियड है, वो हर विद्वान ने अपना अलग अलग दिया है, क्योंकि भाई कोई लिखित साक्ष्य तो मिलता नहीं है। तो जो सबसे मेन, जो मैंने बताया था, जो सबसे मेन है किसी भी सभ्यता की, जो हम किसी भी चीज की जो हम एग्जैक्ट जो डेट आज के टाइम पे पता करते हैं, तो उसमें लिखित साक्ष्य मिल जाए तो, वरना एक C14 मेथड होता है, यानी कि आपका कार्बन डेटिंग मेथड आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग मेथड, इसे ही शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं C14 मेथड। तो इससे ही हम किसी जो सभ्यता है उसके बारे में, उसकी जो एज है वो बताते हैं, ठीक है। तो कुछ प्लेसेस के नाम मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है ना, उनके बारे में आज कंप्लीट कर लेते हैं, प्लेसेस के बारे में, ठीक है। और हाँ भाई, जो बंदा क्या कहते हैं भाई, देखो यहाँ पे मैं कुछ ही बता रहा हूँ, जिसे पूरे करने हैं वो हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं इन पिक्स को डाल दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा दे देता हूँ, ठीक है ना। चलिए, फिर सबसे पहले जो प्लेस आएगा उसका नाम आता है आपका हड़प्पा। आपको दिख तो रहा है ना, जो मैं आज लिख रहा हूँ, दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है मोबाइल में देख के। तो हड़प्पा, हड़प्पा हड़प्पा जो है, वैसे तो बहुत से बंदे जो थे इसमें शामिल थे, लेकिन कुछ मेन मेन जो बंदे थे उनके ही मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा, जो मेन थे, जो यानी कि एक तरीके से हेड थे वहां के, ठीक है ना, जिन्हें पूरा श्रेय जाता है। हड़प्पा इस समय पे कहाँ पे है, हड़प्पा आपका पड़ता है आपका वेस्ट पंजाब, यानी कि आपका पश्चिमी पंजाब जो है, जो आपका पश्चिमी पंजाब है वहां, और कहाँ पे, पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो वेस्ट पंजाब है आज का, जो पाकिस्तान के अंदर जो आज का वेस्ट पंजाब है, वहां पे ये मिलता है, क्या चीज, हड़प्पा। हड़प्पा जो प्लेस है वो, हड़प्पा जो नगर है वो, ठीक है ना। तो इसकी जो कब खोजा गया है, ये खोजा गया आपका 1921 में, 1921, ठीक है ना। 1920 और मेरे ख्याल से 1920 और इसी समय पे ना, इसी समय पे गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी स्टार्ट था, यानी कि उन्हें सपोर्ट ना करना, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट ना करना, उसी समय से खोज भी हुई थी हड़प्पा सभ्यता की। 1921 किसने करी थी, ये भी बता दो जरा मेरे को। बिल्कुल सही, अभी अभी बताया है, दयाराम साहनी के द्वारा। तो जो हड़प्पा है, सब मतलब कुछ प्लेसेस के मैं आपको यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। हड़प्पा है, ये कहाँ पे आपको पड़ता है, पश्चिम जो पंजाब है, जो इस समय पाकिस्तान के अंदर है। कब इसकी खोज हुई, 1921 में, दयाराम सहनी के द्वारा इन अंडर ऑफ जॉन मार्शल। किस नदी के पास ये मिलता है,
हड़प्पा जो मिलता है वो मिलता है आपकी रावी नदी के पास। रावी जो एक नदी है उसके पास, उसके किनारे पे ये स्थित है, बैंक ऑफ द रिवर पे, ठीक है ना। फिर दूसरा आता है आपका इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो, जो आपका कहाँ है, सिंध प्रांत, सॉरी ये सिंधु नहीं है, ये सिंध है। सिंध प्रांत जो है आपका, सिंध प्रांत पाकिस्तान के अंदर खोज कब हुई, 1922 में। कहाँ पे, किसके द्वारा, राखलदास बैनर्जी के द्वारा। नदी कौन सी है, सिंधु। थर्ड वन इज लोथल। लोथल कहाँ पे इस समय, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। 1957 में इसकी क्या हुई, खोज हुई। किसके द्वारा, रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के पास है, भोगवा नदी है एक, उसके पास में ये पड़ता है। फोर्थ वन इज कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है आपका, हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर। इसमें दो बंदों ने खोज की है, इसकी दो बंदों ने खोज की है। एक तो है आपके अमरनंद घोष, और सेकंड वन में ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल और अमरनाथ घोष। अमरनाथ घोष ने 1953 में इसकी खोज करी। ब्रजवासी लाल ने इसकी 1960 में खोज की। किस नदी के पास है, घाघर नदी के पास में है। फिर आता है फिफ्थ वन इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिफ्थ वन इम्पोर्टेंट इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें आई थिंक 2018-19 तक इसकी जो है, इसमें से कुछ ना कुछ निकलता रहा है इस साइड से, ठीक है ना। तो ये आपकी राखी गढ़ी हिंदी हिसार, हिसार आपको पता है हरियाणा में है। 1969 में इसकी खोज हुई सूरज भाण के द्वारा। सेम नदी है घाघर, ठीक है ना। सिक्स वन इज बनावली, बनावली भी हिसार में ही है हरियाणा के अंदर। किसने खोज करी इसकी, आर एस बिस्ले इन 1973। किस नदी के पास है, सरस्वती नदी के पास में है। सेवंथ वन इज रंगपुर, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। कहा, किसने खोज करी, एस आर राव ने। कब, 1954 में। भादर एक नदी है उसके पास में। देखो आप सब यहाँ पे देख लो, कॉमन क्या है, एक नदी, नदी, ठीक है ना। नदियां कॉमन क्यों रही है शुरू शुरू में, क्योंकि सीधी सी बात है, एक तो जमीन उपजाऊ मिल जाती थी, फसल उगाने में आसान, बहुत से रास्ते जानने के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता था यहाँ पे काम, ठीक है ना। उसके बाद पीने के लिए पानी और ये भाई जो इसे बोला जाता है ना, ये बोली जाती है ब्रॉन्ज, एक तो इसे बोला ही जाता है कांस्य युगीय, लेकिन एक और इसका नाम है द अर्बन सिविलाइजेशन। अगर ये पूछे कि आज तक की सबसे ज्यादा नगरीकृत सभ्यता कौन सी है, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन ही मानी जाती है। क्यों, आज की तरह इसमें ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो आपकी नालियां हैं, वो रोड इस तरीके से बनी हुई होती थी कि हवा चले तो अपने आप साफ हो गई। बताऊंगा ये चीजें कल, बताऊंगा कल, पहले इसका थोड़ा सा लेकर चलेंगे कल, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है ना। इस एक तरीके से मान लो कि अभी इसका बेसिक चल रहा है। अब मैं आपको इन प्लेसेस के कुछ चीजें मिली है जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा में क्या मिला है, हड़प्पा में एक अन्न भंडार मिला है, यानी कि एक तरीके से एक स्टोर मिला है जिसमें बहुत सारा अन्न रखा हुआ था, ठीक है ना। फिर आपका मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो दो चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। एक तो यहाँ पे द डांसिंग गर्ल मिली है, जो बिल्कुल न्यूड है, जो जो न्यू वस्त्र है, जिसमें कोई वस्त्र नहीं पहने थे। किस किस उसकी बनी है, ब्रोंज की बनी हुई है, और डांसिंग गर्ल छोटी सी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे इमेज आ रही होगी, ये इमेज मेरी खुद की ली हुई है म्यूजियम की, ठीक है ना। देखो उसके बाद देखो, एक मेरी ली हुई है, एक दूसरी आएगी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि ये तो हो गया ब्रोंज, एक तो वो मिली है, एक मिला है द ग्रेट बाथटब, द ग्रेट बाथटब। अगर जो आपने ऋतिक रोशन के मोहनजोदड़ो पिक्चर देखी है तो उसमें ग्रेट बाथटब दिखाया गया है, ठीक है ना। फिर लोथल, लोथल इंपोर्टेंट इस वजह से हो जाता है, लोथल जो था वो डॉकयार्ड था, यानी कि डॉकयार्ड का मतलब जहाँ पे शिप्स आके, जहाँ पे जहाज आके रुकते थे पानी में, ठीक है ना। फिर कालीबंगन, कालीबंगन यहाँ पे लोथल से आपको जो अग्नि कुंड भी मिले हैं, लोथल से आपके अग्नि कुंड भी यहाँ से मिले हैं, हाथी दांत भी मिले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आता है आपका कालीबंगन, कालीबंगन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है जुते हुए खेत के अवशेष, यानी कि जो खेत है वो जोते गए होंगे उसके अवशेष। फिर आता है राखीगढ़ी हिसार, राखीगढ़ी में क्या मिलता है, राखीगढ़ी हिसार में क्या मिलता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन हड़प्पा लिपि युक्त एक मुद्रा प्राप्त हुई है, यानी कि एक यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ने में असक्षम है, एक मुद्रा मिली है उसको कुछ लिखा हुआ है। फिर बनावली हिसार, बनावली हिसार इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से क्योंकि यहाँ मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल का क्या मतलब,
मिट्टी का हल का मतलब ये नहीं कि भाई बहुत बड़ा हल था, एक खिलौना रहा होगा जो मिट्टी का बना होगा, तो वहां पे हल बना हुआ, तो लोग तो भाई देखो खिलौने किस तरीके के बने हैं, खिलौने उन्हीं भी खिलौने बनाए जाते हैं जो आदमी, जो मतलब असलियत में, आप मान लो असलियत में गाड़ी चल रही है तभी तो छोटी गाड़ी बनाई होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से उन्होंने हिसाब लगाया कि भाई हल होता रहा होगा। फिर आता है आपका रंगपुर। रंगपुर में क्या मिला है, रंगपुर में आपके नालियों के अवशेष के, चीट के, मतलब बहुत सारे अवशेष यहाँ पे प्राप्त होते हैं। उसके बाद अगर जो मैं आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है, एक मैं एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट साथ के साथ ही। देखो आपके सामने एक नक्शे की तरह, एक मतलब कि एक मैप की तरह एक चीज आ रही होगी। यह है आपका नॉर्थ साइड यानी कि आपका उत्तरी साइड, साउथ यानी कि दक्षिणी साइड, वेस्ट यानी कि पश्चिमी साइड, और ईस्ट यानी कि आपकी जो है पूर्वी साइड। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो ये प्लेसेस के नाम यहाँ पे लिखे हुए मिल रहे हैं, ये नॉर्थ में, नॉर्थ की साइड जाओ तो ये इसके बाद हड़प्पा का, हड़प्पा जो सभ्यता है उसके उसका ये लास्ट प्लेस है, उससे आगे कोई प्लेस नहीं मिलता। इधर दक्षिण में इसके बाद कोई प्लेस नहीं मिलता, ईस्ट में इसके उधर कोई प्लेस नहीं मिलता, और इन वेस्ट यानी कि पश्चिम में इसके आगे कोई प्लेस नहीं मिलता। अब देखना कहाँ कहाँ तक आपकी हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। नॉर्थ की बात कर लेते हैं पहले, यह आपका पड़ता है मांडा। मांडा पड़ता है आपको जम्मू यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में। किस नदी के पास है, चिनाब नदी के पास में ये पड़ता है। मांडा में एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि यहाँ पे ब्लेड वगैरह, ब्लेड मिली है, मोहरे मिली है, मोहरे के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे, मोहर और आपके क्या मिलते हैं, मोहर और ब्लेड के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। फिर साउथ में चले जाओ यानी कि दक्षिण में चले जाओ। दक्षिण में जो आपका नाम पड़ता है दायमाबाद, जो आपको पड़ता है महाराष्ट्र में, एमएच में। किस नदी के पास है, गोदावरी नदी के पास में ये पड़ता है। ठीक है, इसमें कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो ज्यादातर बुक में दे के भी नहीं रखते। इन ईस्ट साइड यानी कि अब आपके पूर्वी साइड अलमीरापुर मेरठ यूपी मेरे पास में है, मैं मुजफ्फरनगर का हूँ, मेरठ। मैं आज तक यहाँ जा नहीं पाया हूँ, ठीक है ना। मन करता है लेकिन टाइम नहीं लग पाता यार, बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, एक हमारे पास में एक साइट है, मैं नाम भूल गया उसका, सोनाली साइट। सोनाली साइट में क्या मिला है, सोनाली साइट में अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले आपके महाभारत जो कालीन है वहां से उसके रथ वगैरह निकले हैं, तलवार वगैरह निकली हैं। तो अब तक जो बंदे कह रहे थे, बाहर के साइंटिस्ट बोलते थे कि ये जो महाभारत है, जो आपकी श्रीमद भगवत गीता है, जो महाभारत है, ये सोची सोची हुई कहानी है। लेकिन जब वहां से ये अवशेष प्राप्त हुए तो सबके होश खराब हो गए थे वहां पे, ठीक है ना। चलिए, तो अलमीरापुर मेरठ यूपी किस नदी के पास है, हिंडन नदी के पास है, ठीक है। फिर आपको पश्चिमी साइड आ जाओ। अब जो अलमीरापुर की बात करें, देखो अलमीरापुर की बात करें तो अलमीरापुर में रंगीन चित्रकारी के भांड मिले हैं, यानी कि एक तरीके से कुछ बर्तन मिले हैं जिनपे चित्रकारी है, और वो भी कलर यानी कि चमकीली तरीके की, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है वेस्ट साइड यानी कि पश्चिमी साइड, तो आता है सुत्ता गंडोर, जो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अंदर किस नदी के पास, डासिंग नदी के पास, ठीक है ना। सुत्ता गंडोर की बात करें तो सुत्ता गंडोर में दो टीले में मड बैंड के साक्ष्य है, यानी कि यहाँ पे दो टीले, भाई हर जगह दो टीले ही होते थे, एक ऐसा जगह भी बताऊंगा जहाँ पे नहीं थे, ठीक है ना। ये हो गया आपके इलाके का। अब जो मैं कुछ थोड़ी सी नॉलेज इसमें आपको देना चाहूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, यहाँ की नगरीकृत सभ्यता थी, यानी कि आज के टाइम जैसी ही थी। लाइक यहाँ की जो रोडें थी वो 90 डिग्री एंगल पे कटती थी, ऐसे नहीं आज की तरह की थी ऐसे गोल कट गई, मान लो यहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे कट गई, नहीं। जो कटती थी रोड हमेशा ऐसे कटती थी, अगर जो ऐसे जा रहे हैं ना तो ऐसे कटती थी, ना कि ऐसे। ये ऐसे नहीं कटती थी, ऐसे कटती थी, हमेशा 90 डिग्री एंगल पे रोड कटती थी। रोड इस तरीके से बनाई हुई होती थी कि हवा चले तो अपने आप अपना सारी मिट्टी मिट्टी सब साफ हो जाए। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखी गई, रोड के साइड में ड्रेनेज सिस्टम से ढके हुए, यानी कि नालियां चलती थी ढकी हुई, और वे नालियां एक मेन होल से जाके मिलती थी जो बड़े वाला नाला होता था, ठीक है ना। फिर क्या देखेंगे, जो घर बनाए जाते थे, घर किस तरीके से बनाए जाते थे, नौबिता देखा हो कभी, मतलब सिमसान वगैरह, तो उनका घर ऐसे होता है, घर ऐसे, जहाँ पे गेट, यहाँ से रोड जा रही है, ठीक है ना, और घर के चारों ओर गार्डन। लेकिन इनका क्या था, इनके घर का बिल्कुल ऐसे ही था कि भाई घर के चारों ओर गार्डन होगा, लेकिन जो सामने रोड होगी, लेकिन जो इनके घर की खिड़कियां और दरवाजे थे वो रोड की साइड पे नहीं खुलते थे, रोड की साइड पे इनकी खिड़कियां दरवाजे नहीं होते थे, तो पीछे की साइड में कहीं भी ये रखते थे। उसके बाद और क्या देखा गया कि भाई घर में पानी की निकासी, यानी कि पानी के लिए निकालने के लिए, यहाँ तक कि आज के जैसे टॉयलेट और बाथरूम्स भी यहाँ पे देखे गए हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन में।
अब एक बात आती है, बार बार नाम आ रहा है मोहरों का, सुन मेरा मोहर, मोहरे। देखो जो ये मोहरे हैं, ये एक तरीके की स्टैंप्स है, ये एक तरीके की स्टैंप्स है। अब इनमें क्या होता था, अगर जो हम वस्तु की बात करें कि भाई यहाँ पे चीजें खरीदी या बेची नहीं जाती थी, यानी कि यहाँ पे कोई सिक्का प्रचलित नहीं था, यहाँ पे क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। क्या कौन सी प्रणाली का नाम दिया मैंने, नाम ध्यान रखना, वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली मैंने इसे इस वजह से बोला, नहीं वैसे बोला जाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है कि मान लो मेरे पे गेहूं है, मुझे दूसरे बंदे से नील या कोई भी चीज खरीदनी है, ठीक है ना, या कोई भी चीज खरीदनी है, तो क्या करता था कि भाई गेहूं का रेट, कि भाई मैं 2 बोरी के बदले आपको इतनी ये चीज दूंगा। तो ऐसे में जैसे कि आपको मोहनजोदाड़ो में देखो, ऋतिक रोशन नील बेचता है, पता नहीं क्या लेके, ठीक है ना, इस तरीके से, यानी कि एक वस्तु लो, दूसरी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी, ठीक है ना। जो मोहरे थी वे यहाँ का क्या काम करती थी, जो मोहरे थी वे ये चीज बताती थी कि कौन सा बंदा देखो, 2 टीले होते थे, एक अपर एक निचला, एक अपर टीला एक निचला टीला। तो ये पहचान, मोहरे पहचान होती थी कि भाई तुम बिजनेसमैन हो, या तुम निचले निचले टीले के हो, या तुम उच्च अपर लेवल, अपर यानी कि ऊपर वाले टीले के हो। ये एक तरीके का आईडी कार्ड का काम करती थी, यानी कि एक तरीके का आईडी कार्ड ये होती थी, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, कल जो बात करेंगे हम, कल काल निर्धारण की बात करेंगे, यानी कि भाई एनसीईआरटी की भाई विद्वानों में बहस है कि भाई क्या कहते हैं कि भाई इसका ये टाइम पीरियड है, हर बंदे ने अपना अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है इसके लिए, ठीक है ना, कल उसके बारे में बात करेंगे। और होपफुली आप सब मास्क लगा रहे होंगे। हमारा जो है क्लास 12th का पीसीएम का जो बैच है, वो 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 2 दिन का डेमो आपका फ्री है, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और आपका जीमेल, व्हाट्सएप, किसी पे भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैंने आपको यहाँ लिंक दे रखा। मेरा नंबर जो इंस्टीट्यूट का है वो है 7452003300, ठीक है। जो ये नंबर है ये आपका सुबह 9 बजे से और शाम के 6 बजे तक ये ओपन रहता है। और अगर किसी वजह से 9 से 6 बजे के बीच में हम नहीं उठाते कॉल, क्योंकि मैं क्लास वगैरह ले रहा हूँ, तो आपको कुछ देर बाद आपको रिटर्न कॉल यहाँ पे आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। और बीए के भी मतलब यहाँ पे सिर्फ आपके स्कूल स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे कॉलेजेस स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव लेवल के जो एग्जाम है उन सबकी हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं ऑनलाइन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।